मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये बड़ी बेसिक्स जो है वो बेसिक लेवल पे जाके ये कवर कर रही है मॉस्फेर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो इसमें जनाब आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप काफी फेमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। आपको बेसिक्स, आपने यूवीबी बेसिक्स पढ़ी है, आईआरबी पढ़ी है, अल्ट्राफास्ट भी आपने देखी है। कुछ तो बड़ी बेसिक पॉइंट्स हैं जो तकरीबन जो बेसिक वर्किंग है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम इन ऑल टेक्निक्स। और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द source of electromagnetic radiation used in that particular type of the spectroscopic technique. In this Mossberg spectroscopic technique, Mossberg spectroscopy, we use another alternative name that is gamma resonance or the nuclear gamma resonance spectroscopy. And I hope you got the point. The gamma radiations are used in this spectroscopy, and there are two other words, the nuclear and the resonance. Resonance phenomena आप जानते हैं, and nuclear is a little bit new word in the case of spectroscopy. Nuclear जनाब reason ये है कि gamma radiations is highly energetic रेडिएशंस। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम आप देखें तो आपको पता है कि गैमा रेडिएशंस एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है, और जो जब इनका मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है उसमें न्यूक्लियर चेंजेस भी आती हैं। तो ये एक साइंटिस्ट है जी, रुडोल्फ मॉसबर्ग। अब मेरी तो पर्सनल ऐसे आदत ये है कि मैं करता ये हूँ जो आपको भी करना चाहिए। मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ ये चीज़ों को ना अपनी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ एनरिच किया करें। मसलन ये मैं आपको पहला सेंटेंस ही हमने पढ़ा है, तो वो सेंटेंस क्या था जी? ये साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ मॉसबर्ग, केमिस्ट्री फिजिक्स ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं। आप इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। आप थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें। आप जिस एमफिल लेवल पे हैं, आपको साइंटिस्ट जो अच्छे साइंटिस्ट हैं जो हमारी, उनके थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए कि ये कहाँ पे थे। ये बेसिकली आपके पास जो विकिपीडिया भी खोल लें तो ये भी बड़ा इंफॉर्मेटिव है। तो आप जनाब इनका इंट्रोडक्शन और सारी चीजें यहाँ पे देखा करें, ये आपके लिए ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव। ये 1958 में जनाब इन्होंने ये मॉसबर्ग इफेक्ट इसको एक्सप्लेन किया। तो हम देखते हैं जी कि ये है क्या, इसका वर्किंग क्या है, गैमा रेज कैसे ये वर्क करती है। इट इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस फ्लोरेसेंस ऑफ गैमा रेडिएशंस। देखिए ये अब आ गए हैं रेजोनेंस पे। ये रेजोनेंस है, एंड विच टाइप ऑफ द रेजोनेंस? दिस इज फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ द गैमा रेडिएशंस। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो मैं आपको बताता जाऊं कि गैमा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या द मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बड़ी लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? रीजन क्या है? ये हम बाद में देखते हैं इसकी रीजन। लेकिन वो एलिमेंट्स कौन से हैं जिन पे ये मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादातर अप्लाई होती है? दीट एलिमेंट्स आर Fe57 है, आयरन है, टिन, Sp, एंटीमनी और आयोडीन है। और इसमें इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, this Mossberg spectroscopy involves the recoilless emission and absorption of gamma rays by nuclei. अच्छा, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट थिंग, एब्जॉर्प्शन और द रिकॉयल एमिशन क्या है? एब्जॉर्प्शन आप जानते हैं, रिकॉयल एमिशन को हम डिफाइन करते हैं। These changes happen at the nuclei level
And why it happened at the nuclei level, as I already told you, gamma rays are very energetic rays. और ये इतनी energetic है कि these high energy rays can approach the nuclei easily. तो न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस के लेवल पे gamma radiations का interaction होता है. And what is the type of interaction? This is absorption and this is recoilless emission. Okay, so absorption आप जानते हैं, absorption क्या होती है? आप different जो spectroscopic techniques हैं उनमें पहले absorption study करते आए हैं. The new term is recoilless emission. Recoilless emission जो है वो आपके पास जो सोर्स है गैमा रेज का, आपको पता है हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हमने यूवी पढ़ा है, तो उसमें यूवी लैंप्स थे, देन आईआर में आईआर लैंप्स थे, देन अल्ट्रा फास्ट जब हमने टेक्निक स्टडी की है तो उसमें भी आपको पता है कि स्पेशल अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पल्सेस थी. तो लाइट सोर्स जो है वो हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द source of these gamma radiations in the gamma resonance spectroscopy. The atoms in the source emitting the gamma rays must be of same isotope as atoms in the sample absorbing them. ये पहली कंडीशन है जो सोर्स को भी एक्सप्लेन कर रही है और एक लिमिटेशन के बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जनाब अगर आप सैंपल लेते हैं आयरन का, अगर आप सैंपल लेते हैं आयोडीन का, एसबी का, टिन का लेते हैं, देन सोर्स ऑफ द गैमा रेडिएशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ द सैंपल सेम आइसोटोप एज इन द एब्जॉर्बिंग मीडियम. मतलब जो सैंपल अगर आप फॉर एग्जांपल आयरन को एनालाइज करना चाह रहे हैं, Fe को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो रेडिएशन आयरन एब्जॉर्ब करेगा वो कोई दूसरा एमिट नहीं कर सकता अनटिल दैट एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप. आपको सोर्स में भी आयरन जो है वो लाइट एमिटिंग सोर्स के तौर पे यूज करना पड़ेगा, और सैंपल तो खैर चूंकि आप ऑलरेडी आयरन को डिटेक्ट करने जा रहे हैं, आयरन को स्टडी करने जा रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि एटम्स इन द सोर्स ऑफ द गैमा रेज मस्ट बी सेम एज द एटम इन द सैंपल एब्जॉर्बिंग दीज गैमा रेज रेडिएशन. हम स्टडी कर रहे थे कि जनाब द एटम्स इन द सोर्स of gamma radiations must be the same atoms in the sample absorbing. तो इसमें एक तो आपको सोर्स का पता चल रहा है, और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जनाब ये लिमिटेड एक एक्टिविटी है. वो कैसे? वो ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं जो आप लाइट एमिटिंग सोर्स में भी यूज करें और सैंपल में भी वही होने चाहिए. और ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी गैमा रेडिएशंस न्यूक्लियाई को अप्रोच भी करे और आप उसमें एनर्जी चेंजेस को ऑब्जर्व भी कर सकें. थोड़ा सा गौर करें तो ये 57, 119, 121, 129 ये वो एलिमेंट्स हैं. इनमें से आपको कोई सिंपल एलिमेंट, छोटा सिंपल जो मींस आप हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टाइप जो एलिमेंट है वो आपको नजर नहीं आ रहा है. तो ये तो इस लिहाज से ये जरा लिमिटेड भी है. तो अच्छा, अब हम आते हैं इस वर्ड पे जी, recoilless emission. There are two types of gamma rays interaction with the nuclei of matter. One is absorption. You are well familiar with the absorption. And the second is recoilless emission. Recoilless emission is actually, we use the term recoil effect. आपको पता है बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, शायद आप में से किसी ने फायर किया हो पिस्टल से या गन से. उसमें क्या होता है कि
आप जब फायर करते हैं तो गन या पिस्टल जो है वो, तो उसमें आप देखते हैं कि जब एक हाई एनर्जी जो बुलेट है वो जो ही पिस्टल या गन से निकलती है तो वो एक रिएक्शन के तौर गन है या पिस्टल है वो पीछे की तरफ चल आपके हाथ में होती है, तो आप एक फील करते हैं और आप पीछे की तरफ आपको एक झटका लगता है. Actually, this effect is called recoil effect. Whenever a high energy particle like the bullet is released from a body at rest, जब भी एक कोई जिस तरह आप रेस्ट में खड़े होते हैं लेकिन वो बुलेट्स फायर होती है, हाई एनर्जी बुलेट होती है, योर बॉडी और द रिलीजिंग बॉडी फील्स अ बैक और बैकवर्ड पुश जो है वो एंड रिकॉइल इफेक्ट जस्ट लाइक गन और पिस्टल. सो इसमें हाउ वी कैन रिलेट दिस रिकॉइल इफेक्ट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी with the emission of gamma radiation. Actually होता क्या है कि जब बुलेट फायर होती है पिस्टल से या गन से तो वो जो एनर्जी है जो आप एक रिकॉइल इफेक्ट फील कर रहे हैं या आप एक बैकवर्ड पुश फील कर रहे हैं, वो बैकवर्ड पुश कहाँ से आती है? वो एक्चुअली आती है आपकी बुलेट से. बुलेट की एनर्जी जो है वो शेयर होती है उस रिएक्शन में, वो बैकवर्ड पुश में. तो अगर ये ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? फिर बुलेट की एनर्जी ज्यादा होगी, बुलेट ज्यादा दूर तक जाएगी. और आपने अक्सर देखा होगा ये बड़ी जो फनी सी वीडियोस होती हैं, समटाइम अगर आप देखेंगे जनाब किसी से वो गन या पिस्टल या तोप या कैनन जो है वो बैकफायर कर गई है. बैकफायर का क्या मतलब होता है कि आपने बुलेट या आप वो जो कैनन से फायर कर रहे होते हैं तो आपने बड़ी मजबूती से उसको पकड़ना होता है ताकि बड़ी हाई स्पीड से आगे से बुलेट निकल जाए. और अगर आप बंदूक को या पिस्टल को या कैनन को मजबूती से ना पकड़ा हुआ हो तो क्या होगा जी? बुलेट अपनी सारी एनर्जी आप पे डाल देगी और बैकफायर हो जाएगा. तो दोनों सूरतों में इवन के आइडियल कंडीशन में भी जब आपको गोली बड़ी फास्ट मूविंग होके गन से चली जाती है और आप थोड़ी सी पुश फील करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि गोली जो है जो बुलेट है उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है. सेम हैपन इन द केस ऑफ एनर्जी ऑफ गैमा रेज. गैमा रेज जो है वो नॉट लाइक द ऑर्डिनरी रेज. गैमा रेज आर वेरी energetic. These are the high energy rays, and when these gamma rays are emitted like a high energy bullet, there is a effect, there is a backward push, there is a back kick, there is a recoil effect. So due to the recoil effect, the energy of gamma rays is slightly less than natural energy of the transition. आप यहाँ पे देख सकते हैं there is two energy levels here you can see, and when we move from the higher energy level to the lower energy level, the gamma rays are emitted. हम गैमा रेस की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं. हमें दोनों एनर्जी लेवल्स का पता है, उनका डिफरेंस का पता है. वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी, बट एक्चुअली द कैलकुलेटेड एनर्जी इज higher than experimentally measured energy, and the reason is some part of energy is consumed in the recoil effect, and that is expressed ER. ER denotes the recoil effect energy. So you can say the energy of gamma rays is slightly less than calculated energy or the natural energy of these transition between the two energy levels. ये इस तरह की जो emission होती है gamma rays की due to the recoil effect, energy of gamma rays is slightly less than the calculated energy. This type of emission is called recoilless emission. अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि recoilless emission जो है वो क्या होती है. अच्छा, first thing was the recoilless emission. Recoilless emission actually emits the gamma radiations from the source. Now, next step is the absorption. First was the recoilless emission, and the second is absorption of the gamma rays by nuclei. So this
two energy levels are actually the energy levels of light emitting source, and these two energy levels are actually the energy levels of sample. So this is your sample, this is your light emitting source. So here you can see this sample will absorb this gamma radiations, which has actually the slightly lesser energy as compared to the calculated energy due to the recoil effect. So now we come to the absorbing sample. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे भी there are some conditions, there are certain conditions. क्या है जी conditions? Similarly, for a nucleus at rest, to absorb gamma rays, the energy of gamma rays should be slightly greater than natural energy. अब ये क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियस है एट रेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं. टू एब्जॉर्ब गैमा रेज, उसको अगर वो एब्जॉर्ब करना चाहता है गैमा रेज की रेडिएशंस, द एनर्जी ऑफ गैमा रेज should be slightly greater than natural energy. भी हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर जो है वो क्यों होनी चाहिए. आपने एक्साइट उसको करना है, कोई भी आप एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो वो फिर अपनी जो उसके लेवल्स है अकॉर्डिंगली आएगा. ये एनर्जी ऑफ रिकॉयल या रिकॉयल इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी है ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mc स्क्वायर, ये उसकी मैथमेटिकल इंप्रेशन है. तो क्या टाइम हो गया जी? चलें जी, इसको अभी आज यहीं पे स्टॉप करें.